जी, अच्छा आज हम एकेडमिकली एमएस के लिए जो है दोबारा से हिस्ट्री टेकिंग के टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री टेकिंग हम क्यों लेते हैं? सबसे पहले तो ये क्यों का जवाब हमारे पास होना चाहिए ना। अगर हमारे सामने एक पेशेंट आता है जो कि एक अरसे से या कुछ अरसे से नफसियाती अमराज का शिकार होता है, ठीक, तो उससे हम जो सवालात पूछते हैं वो पूछने ज़रूरी क्यों हैं? एक तो ये कि हमें उसकी एक तरह की तारीख़ और उसकी एक जो उसके साथ मामलात चल रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंडली ये उस इंफॉर्मेशन का हम क्या करेंगे कि हम उस इंफॉर्मेशन से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो सिर्फ हमें सिम्टम्स से भी पता चल सकता है कि वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कन्फ्यूजन है, ठीक है, और मुझे जो है ना नींद नहीं आती, मुझे भूख का मसला है, मुझे बार बार से एंजाइटी होती है, या मुझे घबराहट होती है, या टांगों में दर्द है, या मुझे उदासी है, जो कुछ भी। तो अब आपने सारी कंप्लेंट्स तो लिख ली हैं, लेकिन उससे पहले आपको देखो, मरीज़ जब आता है तो आते साथ वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा पहले, ठीक है। वो सबसे पहले आपको अपनी कंप्लेंट्स बताएगा कि जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ये है। क्या उम्र है आपकी? अच्छा, कितनी तालीम है आपकी? अच्छा, तालीम कोई तालीम के बाद आप कोई काम करते हैं? अभी आप क्या काम करते हैं? ठीक है। अब आपके पास हर किस्म के मरीज़ आते हैं, बड़ी उम्र के, दरमियानी उम्र के, छोटी उम्र के, और इसके अलावा आपके ख़वातीन आती हैं जो हाउसवाइफ भी हैं, हाउसवाइफ नहीं, मल्टीपल आपकी वेरिएशन है, ठीक है। तो चेयर थोड़ी सी इधर कर लो आप, ठीक। तो जब आपके पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं तो आपने उसमें से सॉर्ट आउट करनी है। इसका मेन रीज़न एक तो ये है कि जब आपके पास आपके पेशेंट का बायोडाटा आता है या हिस्ट्री आती है, तो आपको जब आपका एक्सपीरियंस होता है साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, तो जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो आपको बताता है कि अगर ये खातून है जो कि हाउसवाइफ हैं और घर में रहती हैं तो इनकी मसरूफियत और है। अगर ये बच्चा है और ये अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता लेकिन उम्र इसकी 10 साल हो चुकी है, तो आपको उस लिहाज से असेसमेंट करनी है। तो आपके ब्रेन ने बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक तरह से पूरा एक जो है ना वो क्रिएट करना है, पूरा एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट करने के लिए आपको मुख्तलिफ डायरेक्शंस चाहिए। सबसे पहले जैसे बायोडाटा आप स्टार्ट करते हैं, नाम पता चला, नाम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी मिल जाती है कि ये माइकल है, या फिर ये मोहम्मद है, या फिर ये जोसेफ है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि इसका मज़हब क्या होगा। या तो इसके अलावा आप मतलब कि कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कुछ आपको पूछनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे यूसुफ नाम है, तो आप ये तो नहीं उससे पूछोगे कि हाँ तुम क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, ठीक है। लेकिन वो आगे जाके जब वो अपनी कंप्लेंट बताएगा या अपने घर रहन सहन के बारे में बताएगा, तो वो बता देगा कि मेरा ये मज़हब है या मैं ऐसे, तो आप उसको ये नहीं पूछोगे। इसी तरह उम्र है आप पूछते हैं, जिन्स आप पूछेंगे नहीं, खुद ही लिख देंगे, ठीक है। पेशा आप पूछेंगे, ये उम्र और पेशे से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके ब्रेन में पीछे स्टोर हो जाएगी। वो ये हो जाएगी कि अगर उसकी उम्र दरमियानी उम्र है तो वो बहुत मेहनत वाले दौर होता है। एक हमने हर चीज़ को एक स्टैंडर्डाइजेशन से मैच करना है, ठीक है। यानी कि अगर एक बच्चे की उम्र है तो इस उम्र में उसको क्या करना चाहिए, और नॉर्मल एक चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड चीज़ क्या है। एक खातून है तो वो अगर 40 की हैं या 45 की हैं तो उसमें उनकी बायोलॉजिकल चीज़ क्या होती है और उनकी साइकोलॉजिकल क्या होती है, घर में रहें तो क्या होती है, एनवायरनमेंट में रहें, वर्किंग एरिया पे रहें तो क्या। तो हमें उम्र से भी आइडिया हो जाता है कि इनकी ये उम्र है। अगर एक औरत आती है और वो आपको बज़ाहरन तो जवान लगती है, लेकिन वो कहती है मैं 60 ईयर्स की हूँ, ठीक है, तो भी आपको उनके ज़हनी मयार का, ज़हनी हालत का 60 साल की उम्र से ही अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी जो हमारी है वो एज के लिहाज से ही चलती है, ठीक है।
तो आप 60 ईयर या 50 ईयर की औरत के साथ 10 साल के बच्चे की या 15 साल या 20 साल की औरत वाला आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरह अजदबाजी हैसियत है और पेशा। पेशे से आपको पता चल जाएगा कि इनका एरिया ऑफ जो है वो वर्किंग क्या है, इनका माहौल। देखो, अगर कोई मुझे कहता है कि मैं कारपेंटर हूँ, तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसके इर्द-गिर्द का माहौल क्या है, इसकी लेंथ। आपके अपने पास इतना नॉलेज होना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास कि आपको प्रैक्टिकली हर बंदे के एनवायरनमेंट की स्टडी होनी चाहिए। फलाना बंदा अगर इस एनवायरनमेंट में रहता है तो वो क्या करता है। वैसे तो जब आप जैसे इस फील्ड में जाते हो, साथ-साथ आपको जो है वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन से लोग किन किन मसाइल से गुज़र रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक गूगल होना चाहिए आपकी ब्रेन में कि उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है। इसी तरह जीन्स से भी ज़ाहिर है सामने वाला मर्द है तो उसकी नफ्सियात थोड़ी डिफरेंट होती है, औरत है तो नफ्सियात डिफरेंट होती है। तालीम से अगर हम तालीम पूछते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, इससे बात और तरह से करनी है। ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है और इसको बस सिर्फ़ पढ़ना लिखना आता है लेकिन तालीम उसके पास इतनी है। जैसे ही आप बीए, बीएससी, एमएस की क्रॉस करोगे तो उसके साथ बात करने का आपका अंदाज़ और होगा। तो हमारा ये बायोडाटा लेने का मकसद ये है कि हमारी चीज़ें जो हैं उसके मुताबिक फिर रेगुलेट हो जाती हैं। इसी तरह अज़दवाजी हैसियत से आपको अनमैरिड और मैरिड में फ़र्क का मालूम होगा, ठीक है। और अब तो जदीद दौर आ गया हुआ है, जदीद नहीं कहा जा सकता, एक नया दौर आ गया है कि जिसमें अज़दवाजी हैसियत मेरा ख़्याल है कि बीवी बच्चों को कहा जाता है, लेकिन बहुत सी यंग जनरेशन जो है वो मेरे पास तो क्लिनिक में ऐसे कपल्स भी आते हैं जो मैरिड नहीं होते लेकिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इसलिए उससे भी पता चल जाता है कि ये कपल है। और यहाँ तक कि होमोसेक्सुअलिटी के जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो भी कपल्स की सूरत में आते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि वो नफ्सियाती मसले में घिरे होते हैं कि भाई मैं इसके साथ इन्वॉल्व हो गया हूँ या हो गई हूँ और अब मुझसे इससे अलहदा नहीं हुआ जा रहा, ये मसला ये वो मसला। तो पार्टनर जो है ना अगले दौर में एक आ रहा है। अच्छा, पता हमारे पास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने पेशेंट को फॉलो अप देना होता है और हमने उसको जो है ना दोबारा से देखना होता है, तो हमें हमारे पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। लेकिन ये फ़ोन नंबर और पता जो है ये आपकी फ़ाइल्स में होता है, हिस्ट्री में बाकायदा इसको हम अलग से एक पेशेंट की जो फ़ाइल होती है उसमें ये होता है। अदरवाइज़ आपने हर पेशेंट से पता और फ़ोन नंबर उस वक़्त नहीं पूछना। ये प्रोफ़ेशनल जब आप आते हैं सीट पे तब आप ये पूछते हैं तो आपके डाटा में लिखा जाता है। वरना जो मरीज़ होता है वो पहले जल्दी में होता है, वो अपनी कंप्लेंट्स बताना चाह रहा होता है, अपने मसले बताना चाह रहा होता है, तो वो इतना तहम्मुल से पेशेंस से काम बाज़ का पेशेंट नहीं लेता कि वो पहले आपको अपनी एक-एक बात बताए फिर वो बात शुरू करे, ठीक है। अच्छा, अब इन्फॉर्मेंट की बात है। इन्फॉर्मेंट आ जाता है जो साथ उसको लेकर आया है या फिर जो उसको दाखिल करवा के गया है या उसकी स्टोरी सुना के गया है, वो लाज़िमन उसके घर का कोई फ़र्द होता है या उसका दोस्त होता है उसका कोई, ठीक है, उसका कोई फ्रेंड होता है। अगर कोई और भी होता है तो आपने उससे अंदाज़ा लगा लेना है कि इसको कौन लेके आया है, इसकी ज़हनी हालत क्या है, क्योंकि ये वो दौर जा रहा है जिस दौर में कुछ लोग ले भी आते हैं, उठा के ले आते हैं, जी ये मरीज़ है, और मज़े की बात है कि जो लेके आता है वो मरीज़ निकलता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्योंकि उसकी वजह से घर में रहने वाला वो शख्स डिप्रेस हो जाता है, तो वो कहता है ये बीमार हो गया है, हालांकि अजियत देने वाला जो है वो खुद ज़हनी मरीज़ होता है। तो इसलिए हमने इन्फॉर्मेंट पे भी ध्यान रखना है कि वो इन्फॉर्मेंट कौन है, कैसा है, क्या करता है। तो ये बातें जो है ना वो सारी डिटेल से एक बार समझने वाली हैं। अच्छा, अब सोर्स एंड रीजंस फॉर रेफरल। ये रीजंस ऑफ रेफरल इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता चल जाए कि पेशेंट का वारिस कौन है और कहाँ कहाँ से वो किस थ्रू से वो आया है, यहाँ रेफरल आप क्यों आए हैं, कौन लेके आया है, ठीक है। हमने यहाँ जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये एक महदूद से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और
ये सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही नहीं है जो आपने करने हैं, आपने अपने दिमाग से उस ये पिछला बायोडाटा जो हमने उसका देखा, उसकी हालत देखी, हमने उससे ही उसको जज कर लेना है और हमने साथ में उसको कहना है कि ये वाले क्वेश्चन एडिशनल हम कैब को कौन लेके आया। वैसे आप खुद ही वो बता देंगे मैं अपने भाई के साथ आया हूँ, मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ। अव्वल तो अम्मी अब्बू सबसे पहले आगे आ जाएंगे ना, वो कहेंगे इसको हम लेके आए हैं ये। तो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको डिटेल से चीज़ों को गो थ्रू करे। आपने कुछ चीज़ों को खुद अक्ल से नोट करना है, ठीक है। आप यहाँ खुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं या फिर घर वाले लेकर आए हैं, ठीक है। ये वो पेशेंट हैं जो कि एडमिट होते हैं, जो पहले से एडमिट है और आप एक इंटर्नी के तौर पे या फिर एक रिसर्चर के तौर पे वहाँ से रिसर्च करने जाते हैं, तो फिर आप उसको बोलते हैं कि आपको कौन लेकर आया है। तो इन्फॉर्मेशन, अच्छा इन्फॉर्मेंट में आपको एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये बाज़ का ये वो लोग भी होते हैं जिन्होंने अदारे में उनको एडमिट किया होता है, तो इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास भी होती है कि हाँ ये जो, क्योंकि देखो बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो शिज़ोफ्रेनिक हैं या साइकोटिक पेशेंट्स हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताएंगे कि मुझे कौन लेके आया था, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ कि नहीं आया हूँ। वो इस चीज़ का जवाब नहीं देंगे, वो आप उनसे सवाल करेंगे, वो आपको स्टेयर करेंगे, वो आपको स्टेयर करेंगे, आपको जवाब नहीं देंगे प्रॉपर, या उल्टे सीधे जवाब देंगे या घुमा फिरा के जवाब देंगे। तो कुछ चीज़ें पेशेंट की फ़ाइल से पता चलती हैं, कुछ उन लोगों से पता चलती हैं जो जिन्होंने उनको दाखिल किया होता है, या फिर आप उनके घर वालों के आने का इंतज़ार करें। ये वो पेशेंट है जो एडमिट होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो क्लिनिक में पेशेंट होते हैं, जो आपके आउटडोर में ओपीडीज़ में होते हैं, तो जो खुद मर्ज़ी से आते हैं ना पेशेंट, वो ज़्यादातर कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो होते हैं एंग्ज़ाइटी के पेशेंट्स जो खुद आते हैं। जो खुद आते हैं वो होते हैं ओसीडी के पेशेंट्स जो अपने आप से तंग आए होते हैं जी, ठीक है। बाइपोलर के पेशेंट जल्दी खुद नहीं आते, अच्छा, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट खुद नहीं आते, ठीक है। और इन चीज़ों को लोग उनको नोट करते हैं कि इनको ये मसला है, ठीक है। और लोग उनसे तंग पड़ते हैं, वो उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको इस चीज़ की एजुकेशन नहीं होती, ठीक है। इसी तरह मैंने बोला बाइपोलर के, सिज़ोफ्रेनिक के, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स खुद नहीं आते, ठीक है। और इसी तरह वो बच्चे जो लर्निंग डिसऑर्डर्स के साथ हैं वो खुद नहीं आएंगे, ज़ाहिर है बच्चों को उनके वालिदैन ही लेकर आएंगे। इसी तरह वो ख़वातीन जो कि साइकोटिक इश्यूज़ से गुज़र रही होती हैं, या लड़के साइकोटिक इशू से, वो खुद नहीं आते। कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट्स खुद नहीं आते, ठीक है। तो जो खुद आते हैं वो न्यूरोटिक पेशेंट्स होते हैं और जिनको पर्सनैलिटी के कुछ इश्यूज फीचर्स होते हैं जो कि पूरा उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो फिर आ जाते हैं। इनिशियल प्रेजेंटेशन, यानी कि अब आपने पूछा कि देखो ना, अब मेरे पास अब पेशेंट आया, आके बैठा है, तो सबसे पहले तो नहीं मैं पूछूंगी चलो बायोडाटा लिखवाओ, ये बताओ ये बताओ। आएगा, बैठेगा, एंग्जाइटी का पेशेंट है, एंशियस है, परेशान है, आते साथ अपना मसला बताना, वो आएगा और वो बैठेगा और वो कहेगा मैं बैठे, आप ठीक है, आराम से बैठे, हाँ जी कैसे आना हुआ है। तो वो बताना शुरू कर देगा, मैडम मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं कल से। अब वो बोलना शुरू करेगा। अगर कुछ पेशेंट्स में डिफरेंस होता है, पेशेंट सारी बात खुद नहीं बताता, बाज़ का वो कहता है आप क्वेश्चन करें मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आपने उसको बोलना है कि आप आराम से बैठे, आप सुकून से टेक लगा के बैठे, हमारे और आपके दरमियान में जो भी बात होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, तो उसको हम जो है वो आपस में ही रखेंगे, आपकी इजाज़त के बगैर उसको बाहर डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर वो इजी हो जाएगा, वो आपको सारी बात आपसे डिटेल से करेगा। फिर आप बाज़ का पेशेंट ये कहता है कि आप क्वेश्चन खुद करें, डिमांड होती है पेशेंट की, ठीक है। और कुछ तो पेशेंट होते हैं वो आपको सारा खुद से करा देते हैं, बता देते हैं, यानी कि वो आपको बोलने का मौका ही नहीं देते, वो क्योंकि उनको कैथारसिस की ज़रूरत होती है, उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। तो आपने पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आप कहें ठीक है, आप बताएं आपने कैसे करना है, ठीक।
अच्छा, किस मसले के तहत आपको यहाँ लाया गया, क्या वजह बनी जो आपको यहाँ लाया गया? अब ये 2-3 सवाल इकट्ठे नहीं करने, इनमें से जो बेहतर है वो करना है। ये नहीं कि हर पेशेंट को आपने तीनों चारों सवाल उठा के जो है ना वो कर दिए, तो वो कहेगा कि ये मुझे, तो डिटो डिटो चीज़ें नहीं करनी, डिमांड के अकॉर्डिंग करनी है। अब बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन वो है जो आपने सिर्फ देख के करनी है, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है उसकी चाल कैसी है। डिप्रेस्ड पेशेंट में और एंशियस पेशेंट में वाज़ेह फ़र्क होता है, सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट वाज़ेह फ़र्क होता है। जैसे जैसे आप डायग्नोसिस पढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें साफ नज़र आएंगी। डिप्रेस्ड पेशेंट जल्दी आई कांटेक्ट नहीं देता, वो सर झुका के बैठा होता है, उसके कंधे ढीले होते हैं, ठीक है, वो चलता भी आहिस्ता आहिस्ता है, और और उसके अलावा उस दिलचस्पी नहीं लेता किसी चीज़ में, सो एंड सो। सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट की अपीयरेंस कैसी होती है, उसकी चाल कैसी होती है? उसकी चाल बेतरतीब होती है, उसका देखना बेतरतीब, उसकी सारी चीज़ें बेतरतीब होती हैं, वो स्टेयर करता है, ठीक है, सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो होता है। बाइपोलर जो पेशेंट है वो हाइपर होता है, वो अपने आप को थोड़ा-सा बढ़ाकर अपने आप को एटीट्यूड में रखेगा, अगर तो उसकी एपिसोड मैनिक चल रही है। अगर उसकी भी डिप्रेस चल रही है तो फिर आपको दोनों डिप्रेशंस में डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कौन सा है ये। तो इसी तरह जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो स्लो लर्निंग होते हैं, मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, उनके पोस्चर में उनके उनके हाथ पैर इतने रिलैक्सिंग नहीं होते, उनकी जो है ना उनके जो स्मॉल उनकी फाइन मोटर मूवमेंट्स होती हैं, पता है फाइन मूवमेंट्स किसको कहते हैं? मोटर मूवमेंट्स मतलब आपके हाथ की और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन। एक होती, हाँ, ये नहीं, एक होती है फाइन मोटर मूवमेंट्स, ठीक है। फाइन मोटर मूवमेंट्स वो है जैसे ये 2 उंगलियों से मैंने पकड़ा हुआ, या फिर मैं कहूँ ये उंगली निकालो, ये उंगली निकालो, ये तो मैं वो निकाल सके, वो हर दफ़ा ऐसे ना करे, यानी कि उसके छोटे मसल्स जो हैं, उसके सारे जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो सही से मूव करने हो, मतलब फाइन एक्टिविटीज़ वो करना चाहता हो। तो जिस बच्चे की फाइन मोटर एक्टिविटीज़ नहीं होती, उससे उससे कटिंग नहीं होती, उससे पेस्टिंग नहीं होती, उससे ये वाले छोटे छोटे काम नहीं होते, ठीक। तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। ADHD का पेशेंट जैसे होता है, बच्चा होता है, वो इतना हाइपर होता है कि वो तो टिक के ही नहीं बैठता, ठीक है। सबसे पहले वो आपकी बात नहीं सुनता, वो ओबे नहीं करता। इसी तरह आपको अपीयरेंस में पोस्चर पता चल गया, आपको गेट पता चल गई, मौसम के कपड़े पता चल जाएंगे। अगर बाइपोलर पेशेंट है, अगर कोई सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, उसको अपने कपड़ों का नहीं पता चलेगा। जैसे फाउंटेन हाउस में कुछ पेशेंट्स हैं, वो सर्दियों में जर्सियाँ पहने बगैर ही बाहर फिरते हैं, उनको सर्दी नहीं लगती, उनको पता ही नहीं चलता कि हमने कपड़े पहने हुए कि नहीं, कौन से हमने कैसे कपड़े पहने हुए, इनको सीधा करना है, इनको सजाना ही नहीं, अपने बारे में उनकी अवेयरनेस उनको नहीं हो रही होती, ना ही मौसम का उनको पता चलता है। तो जब हम उनकी ओरिएंटेशन सेट करते हैं तो उनसे पूछते हैं सर्दियाँ चल रही हैं कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो फिर उनको पता चलता है अच्छा सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों के कपड़े पहनने। तो इस तरह से हमें उन नए सिरे से सारा कुछ बताना पड़ता है। और फिर उसके अलावा ग्रूमिंग है, हाइजीन कैसी है, हाइजीन में क्या क्या आता है? हाइजीन में मतलब वो खुद साफ है या नहीं, उसके हाथ पाँव कैसे हैं, और जो खाना वगैरह खा रहा है वो कैसा है, किस जगह हाँ, पे रह रहा है वो हाइजीन में जो है ना वो बेसिकली जो चीज़ें शामिल होती हैं वो आपकी नेल कटिंग्स है, ठीक है, आपके साफ कपड़े हैं, आपका मुंह धुला हुआ हो सही प्रॉपर, आपके दांत जो हैं वो ब्रश हुए हों, आपकी आंखें साफ हों, आपके बाल सही से ब्रश हुए हुए हैं, आपने नहाया हुआ है, आपने कपड़े प्रेस पहने हुए हैं, आपके जूते साफ हैं, ठीक है। तो ये मामूली चीज़ें, आपके बालों की कटिंग हुई हुई है, आप ग्रूम्ड हुए हुए हो, तो ये चीज़ें अगर होंगी, जैसे ख़वातीन हैं, उनके कपड़े, उनके नेल्स, उनके हेयर, उनकी हर चीज़ इसमें हाइजीन में शामिल होगी, ठीक है। फिर आ जाता है बिहेवियर, मैनरिज्म है, आपको क्या मैनर्स हैं, आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पेशेंट यहाँ पे आता है और वो रिसेप्शन पे जो है ना वो
बात ही नहीं करता सही तरह से और आगे को निकल जाता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेंट होगा वो रिसेप्शन पे रुकेगा, है ना। मतलब हर जगह की जैसे एटिकेट्स हाँ टिकेट्स हैं, वो उसको पता है कि नहीं पता। तो मैनर्स, जो बाइपोलर का पेशेंट होता है उसको बाज़ तक मैनरिज्म नहीं पता होते। सिजोफ्रेनिक यानी साइकोटिक पेशेंट्स को ज़्यादातर नहीं पता होते। न्यूरोटिक पेशेंट उसके साथ जंग लड़ रहे होते हैं, वो मैनरिज्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ पे कैसे करना है कैसे नहीं करना। गेस्चर्स हैं, जो भी बात हो रही है उसके इशारों से। अच्छा जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा ना, इसको आप प्रिंट करवा लेना, उससे आपको ना जो मैंने पढ़ाया उसको फिर याद रहेगा कि मैंने कौन कौन कैसी चीज़ बताई है। वैसे तो आपके पास है लिखा हुआ, लिखना हो तो बेशक लिख लो, फाइल में पढ़ना है जैसे भी आपको है। तो उसके इशारों से जो भी बात हो रही है उसकी इशारों से हाथ के या सर के इशारों से तायद कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, हाथ करते हो। तो जैसे मेरे पास वो बच्चा आता है और क्या नाम है उसका, स्लो लर्नर है वो बच्चा। तो जब मैं उससे कहती हूँ, जब वो डिस्ट्रैक्शन होती है उसको, तो मैं कहती हूँ तो उसको पता चलता है कि मुझे ये पढ़ने को कह रही हैं, तो कहता है फिर वो पढ़ने की तरफ आता है। तो उसका गेस्चर उसको वो समझता है चीज़ों को। तो जब मैं कहती हूँ ये क्या लिखा आपने, तो उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये मुझसे नाराज़ हुई है। तो गेस्चर्स वो हैं जो इशारा। अब साइकोटिक पेशेंट्स को मैं आपको साथ साथ डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ कि आपने ये नोट तो करने हैं, वो तो आप डॉक्यूमेंट पढ़ के भी कर लोगे, लेकिन ये जो आपने नोट करने हैं ये भी तो देखें ना, इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो हम जब पेशेंट को ये चीज़ें नोट करेंगे या इन चीज़ों को हम देखेंगे समझेंगे, तो हमें आधा तो डायग्नोसिस वहीं पे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर वो गेस्चर्स नहीं समझ रहा तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका डायग्नोसिस शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि बड़ी लिस्ट से छोटी सी लिस्ट हो जाती है। या तो वो साइकोटिक होगा या बाइपोलर होगा, या फिर वो इंतहा के स्ट्रेस में है इस टाइम, और ब्रीफ स्ट्रेस है उसको, अगर 1 हफ्ते के अंदर से उसको ट्रॉमा से भी वो फेस हो सकता है कि ट्रॉमा फेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसको अभी जो है ना वो बिल्कुल, या फिर डिगिंग आउट करके पता चलेगा कहीं स्लीप डेप्रीवेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोया नहीं है, तो इस वजह से वो गुमा हुआ है। जैसे हम लोग जब बहुत सफ़र कर लें या बहुत ना सोएं तो फिर हमारा भी दिमाग ऐसे घुमा होता है, हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये सारी सिचुएशंस हमें गेस्चर्स से पता चलेंगी। अच्छा ये जो गेस्चर्स हैं, मैनरिज्म है, इसमें ना जब हम अपने साइकोटिक पेशेंट्स को चेक करते हैं तो हम उनको पूछते हैं, हम उनको जब चेक करते हैं तो 2-3 चीज़ें 3-4 चीज़ें जब हम उनको पूछते हैं तो हमें वहीं पता चल जाता है कि पेशेंट की जो है ना वो मौजूदगी यहाँ है या नहीं है, यानी वो कहाँ है इस टाइम पे। जब उससे पूछते हैं कि भाई मौसम कैसा जा रहा है, तो उसको अगर वो कहेगा कि अभी तो सर्दियाँ जा रही हैं, उसका मतलब उसको नहीं समझ में आए। अगर वो हम उसको कह रहे हैं कि अब महीना कौन सा जा रहा है, दिन है या रात है, ठीक है, टाइम इस वक्त क्या है, दिन का कौन सा वक्त है, तब भी उसको बात अगर समझ आ रही है तो इसका मतलब कि उसको उसकी ओरिएंटेशन कुछ बेहतर है। ठीक है, आगे है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी यही है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, यानी कि बैठा बैठा सेल्फ टॉक कर रहा है, हंस रहा है, खुद से बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें डायग्नोसिस में ही, ये जो हिस्ट्री टेकिंग है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये हमें किस में मदद दे रही है, हमें डायग्नोसिस में ही मदद दे रही है। और डायग्नोसिस हमारी ट्रीटमेंट में मदद देता है। तो हम फिर उसको अंडरस्टैंड जैसे जैसे करते जाते हैं, हमें थेरेपी की चीज़ें भी पता चल जाती हैं कि हमने अब इसको कौन सी थेरेपी कैसे देनी है ताकि इसमें बेहतरी आए। और अब उसके बाद है आई कॉन्टैक्ट मेंटेन और नॉट। आई कॉन्टैक्ट ऐसी चीज़ है जो कि बहुत से डायग्नोसिस में बिल्कुल क्या कहते हैं मेजर पॉइंट है, यानी कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ऐसे डायग्नोसिस हैं कि जिसमें आई कांटेक्ट अगर मेंटेन ना हो तो हमें साफ पता चल जाता है कि ये इस पेशेंट की कौन सी डायग्नोसिस है। और अगर आई कांटेक्ट पेशेंट देता है, बात करता है,
तो फिर हमारे डायग्नोसिस जो है वो न्यूरोटिक की तरफ मूव कर जाते हैं। इसका मतलब उसको चीज़ों का पता है और वो हमें पूरा जवाब दे रहा है। ठीक है, तो ये वो बातें हैं जो आपको क्लिनिक में ही प्रोफेशनली पता चलेंगी, अदरवाइज़ आपको ये बुक्स में ये बहुत कम चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है वो पेशेंट के कॉपरेशन है, जैसे कि उसका कॉपरेशन है या नहीं है, रेजिस्टेंस है, वो चीज़ों को सस्पिशियसली ले रहा है, वो हमें ओपनली बात हमसे कर रहा है या फिर होस्टाइल हो रहा है, यानी कि जो बात हम पूछ रहे हैं उसके वो अंगेज जवाब दे। तो पेशेंट्स को डील करना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आपको पेशेंट की ना रेपो बिल्डिंग आपकी एक बेहतरीन होनी चाहिए। हम रेपो बिल्डिंग पे भी एक लेक्चर करेंगे कि पेशेंट के साथ रेपो कैसे बेहतर करनी है। ठीक है, तो अगर आपकी पहला सेशन आपका पेशेंट के साथ रेपो बिल्डिंग ही होगा। ठीक है, अगर पेशेंट की रेपो बिल्डिंग हो जाएगी, आराम आराम से वो आपके साथ सेट हो जाएगा, तो वो फिर आपको कुछ भी बताने से और कुछ भी थेरेपी को लेने से हिचकिचाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर उसका एटीट्यूड आपके एंगेज रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे पेशेंट ने आपको कुछ अपना मसला बताया, अगर आपने उसको इतना भी कह दिया है कि ये तो कोई मसला नहीं है जो आप बता रहे हैं, या आप इसको ऐसे कर लिया करें, तो वो फ़ौरन ऑफेंड हो जाएगा। जी, उसके आपकी नज़र में कोई मसला ही नहीं है। हाँ, तो आपने कोई भी चीज़ जो है वो पेशेंट के एटीट्यूड को देखते हुए ही फाइनल करनी है कि क्योंकि वो आपसे हेल्प लेने के लिए आया है। जी जी। तो आपने उसकी बात को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। अगर वो, क्योंकि हो सकता है बहुत से मामला होते हैं, वाइड एक्सपोजर जब आप लोगे, ये भी होता है कि बाज़ का घर वाले जो है वो ज़बरदस्ती उठा के ले आते हैं। वो तो नहीं आना चाह रहा। हाँ, पिछले दिनों में एक पेशेंट ऐसी आई थी मेरी। पेशेंट बज़ाहिरन तो बाइपोलर ही लग रही थी, तो लेकिन ये है कि उसके घर वाले, वो कहती मैं बीमार नहीं हूँ, अच्छा। और उसके घर वाले उसको ज़बरदस्ती उठा के ले आए। 3-4 औरतें घर की जो हैं वो उसको ले आई थी किसी तरह। लेकिन आप ये देखें कि उसने इतनी रेजिस्टेंस दी कि वो क्लिनिक से निकल के बाहर एक पार्क है, वहाँ जाके बैठ गई। उसने कहा मैंने चेक नहीं करवाना। आखिर घर वालों की काउंसलिंग थोड़ी सी कर दी मैंने, और उनसे मैंने कहा कि आप उसको बिल्कुल फोर्सफुली नहीं लेके आएँ, उसको आप उसके ओन पे छोड़ें। अभी ये कोई तरीका नहीं है कि आप पेशेंट को जो है ना वो ज़बरदस्ती उठा के ले आएगा, इसको चेक करो, इसको चेक करो। फिर वो अंदर क्लिनिक में भी नहीं आई। ठीक, अच्छा, अब कुछ पेशेंट्स होते हैं, मजबूरी होती है घर वालों की, वो कहते हैं कि पेशेंट बात नहीं मान रहा तो लेकर तो आए ना, किस तरह चेक तो करवाए ना। वो नहीं बात मान रहा होता। फिर इसके अलावा जैसे एक दफ़ा ऐसे भी होता है कि घर वालों को पता है कि मरीज़ है, ये कुछ बातें उल्टी सीधी कर रहा है, इसको लेकर जाना चाहिए या सही नहीं है काम, तो वो घर वाले बहाने से ले आते हैं उसको। ठीक है, कहते हैं हमने चेक कराना, या बैठ जाते हैं साथ। फिर साथ में फिर पेशेंट भी फिर हमसे बात करना शुरू करता है। हम थोड़ा सा फोकस पेशेंट की तरफ करते हैं, पेशेंट को समझ में आती है, हालांकि वो आया नहीं होता चेक कराने के लिए, लेकिन फिर जब वो हमारी बातें सुनता है वो चाहता है कि मुझे भी कुछ मसला तो है, मैं भी क्यों ना आज अपनी बात कर ही लूँ। तो इस तरह से भी थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो कोऑपरेटिव करना पड़ता है, होता नहीं है, बनाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है, माहौल होता नहीं है। जी जी। ठीक है, तो आपने ये वेट नहीं करना कि मरीज़ को चेक करने के लिए माहौल बने तो फिर हम मरीज़ को आपने खुद माहौल बनाने हैं। आपने मरीज़ को उस तरफ लाना है जिस तरफ वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के तौर पे अपना वक्त गुजारे, एक अच्छे से एक नॉर्मल लोगों की तरह, हेल्दी लोगों की तरह मिले। तो उसके लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहले कंफर्टेबल करना। कंफर्टेबल, सिर्फ कंफर्टेबल नहीं करना, आपने उसके लिए माहौल बनाना है कि जिसमें उसका ट्रस्ट हो, जिसमें वो अपनी बात को, क्योंकि 50-60% पेशेंट को ट्रस्ट ही नहीं होता। जो न्यूरोटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको ट्रस्ट ही नहीं होता। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले बहुत से सेशन लेकर आए होते हैं, उनका बैड एक्सपीरियंस होता है, तो वो कहते नहीं हमें तो ठीक होना ही नहीं है। ठीक है, हमें तो ठीक ही नहीं होना, तो हम तो जो है ना, या फिर ये थेरेपी फजूल होती है, ये भी कह देते। तो आपने जो है ना उसके एटीट्यूड को देख के चलना है। इस तरह इजीली डिस्ट्रैक्टेड, ओपन, सस्पिशियस। देखो ओपन कौन से होते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं
कि अभी पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट को का फर्स्ट सेशन लिया था। मतलब कि अगर मैंने 45 मिनट सेशन लिया है तो 45 मिनट्स पेशेंट ही बोलता रहा है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा थी, वो टॉकेटिव नहीं था, लेकिन उसके मसले जो वो अपने मसले बताना चाह रहा था वो उसको बहुत डिटेल से बताना चाह रहा था, और उसको ज़्यादा टाइम दरकार था। मतलब ही नीड्स और ही और शी नीड्स अ गुड वेंटिलेशन, ठीक है, कि हाँ अब मैं खाली हुआ हूँ, अब मैंने सब बता दिया है, अब बताएं मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो इतना ओपन होता है कि वो नहीं चाहता कि आप बीच में इंटरप्ट करके उसको कहो कि अच्छा ठहर जाओ, सारी बातें मुझे समझ आ गई हैं, अब तुम ठहरो। तो उसको थोड़ा वेंटिलेट, लेकिन फिर डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर वो हर सेशन में करेगा तो फिर वो टॉकेटिव है, सही है। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आप उसको, क्योंकि वो पहले सेशन में बोल नहीं तो आया होता है, वो इतने दबाया लोगों से, ना वो माँ बाप से बात करता है, ना बहन भाइयों से बात करता है, ना उसका कोई दोस्त है। तो उसने जो दबाया हुआ है, उसने चीज़ों को जो महसूस किया हुआ है उसने बताना है। इजीली डिस्ट्रैक्टेड, जैसे पेशेंट को हम पॉइंट पर ला रहे हैं, वो साइडों में कोई और बात कर जा रहा है, ठीक है, उसकी डाइवर्ट हो रही है, उसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट हो रहा है यानी फोकस नहीं रहता। कुछ होते हैं जो फोकस्ड हैं, वो बहुत अच्छे कामयाब जाते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, वो अपने मसले के बारे में बात करते हैं और वो चाहते हैं कि फ़ौरन चीज़ों को बेहतर किया जाए। डिफेंसिव, ठीक है, डिफेंसिव जो है वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो ये मसला, डिनाइल में चले जाते हैं, वो कहते हर बात को वो अपने डिफेंस ही करते हैं। और इसी तरह एपथेटिक, एपथेटिक यानी कि आपकी जो कि पथेटिक होते हैं, यानी कि बात को बिगाड़ लेते हैं, बात को सही से नहीं बयान करते, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाता है आगे। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विजिलेंट, फोकस, अलर्ट, लेथार्जिक, स्लीप, कंफ्यूज्ड, फंक्शनैलिटी। कॉन्शियसनेस कहते हैं होशमंदी को, कैसा होश है उसको, किस किस्म का होश है, वो विजिलेंट है या फिर वो अलर्ट है, यानी अलर्ट कॉन्शियसनेस तो नहीं हो रहा बार बार, यानी से ना एंक्शियस जिसको कहते हैं, कुर्सी के एंड पे बैठा हुआ है, टांगों को हिला रहा है या फिर हाथों को ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि वो थोड़ा सा एंक्शियस है। इसी तरह फोकस्ड है तो वो पेपर पेंसिल लेकर आएगा, वो फ़ोन साइड पर रखेगा, चीज़ें साइड पर रखेगा, बात करना चाहेगा, ठीक है। तो या फिर वो, उसकी कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी है कि वो अपने घर वालों को कहेगा आप ज़रा बाहर बैठे, मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर लेथार्जिक है, यानी कि डिप्रेस्ड पेशेंट है, वो फिर सुस्त है और वो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, उसको मतलब बोलें आप कुछ बताएं, थोड़ा सा बताएं, आप इस बारे में बात करना चाहेंगे आप बात, तो वो जो है ना वो लग रहा सुन नहीं रहा, ठीक है, या ये क्या बात है, आपको नींद आ रही है, आप ठीक है। तो इसी तरह स्लीप, नींद में शायद उसकी कुछ भी वजूहत हो सकती हैं, रात में सोया नहीं है या मेडिसिन ज़्यादा ले ली हुई है, ठीक है, या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज़ है, तो साथ साथ आपने मेडिकल इश्यूज़ भी जो है ना वो काउंटर करने हैं, जैसे जैसे आपने हिस्ट्री लेनी है वो भी मैं आपको साथ बताऊंगी, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम्स मेडिकल इश्यूज़ की वजह से भी होते हैं। सबसे पहले तो आपने यही देखना है ना कि पेशेंट जो है वो मेडिकली अनफिट होने की वजह से, ड्यू टू मेडिकल कंडीशन की वजह से है या फिर असल में साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि बाज़ का बहुत सी दवाइयाँ डॉक्टर जो दे रहे होते हैं उनकी वजह से भी पेशेंट में इश्यूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह स्लीप है और कंफ्यूज्ड है, फंक्शनैलिटी है, ठीक है। कंफ्यूज्ड और फंक्शनैलिटी का भी मतलब आपको शायद समझ में आ रहा हो, मैं डिटेल कर देती हूँ। कंफ्यूज्ड ये है कि वो उसको समझ नहीं आ रही कि बात मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, या बात करनी क्या है, ठीक है। उसको अपने प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही, वो हर बात को कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। और उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो एक मुस्तहकम नहीं है, यानी कि एक जैसी नहीं है, वो आगे पीछे, हाँ बिल्कुल ठीक। और इसी तरह आगे आ जाती है स्पीच एंड लैंग्वेज। अच्छा, हम स्पीच और लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। अफेक्ट जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे,
और थॉट प्रोसेस। ठीक है, स्पीच और लैंग्वेज हमने कैसे देखनी है कि हमारी जो स्पीच है यानी बात करने की जो क्वांटिटी है वो कैसी है। आपने पहले सेशन में जब पेशेंट हिस्ट्री अगर दे रहा है या उसके घर वाले दे रहे हैं तो आपने उसी वक्त असेसमेंट नहीं शुरू कर देनी कि ये टॉकेटिव है। एक्चुअली वो उस टाइम अपने मसले बता रहा होता है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको एक आधा और सेशन में देखो, फिर आपको पता चलेगा कि ये टॉकेटिव है या पोवर्टी यानी बिल्कुल भी नहीं बोल रहा या एवरेज बोल रहा है। क्वांटिटी क्या है उसकी, उसका रेट ऑफ स्पीच क्या है कि वो बहुत तेज़ी से बात कर रहा है, बहुत स्लोली बात कर रहा है, या फिर वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, ठहर ठहर के बात कर रहा है, या फिर प्रेशर्ड उसकी स्पीच है यानी कि वो अपनी ही बात किए जा रहा है और दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो प्रेशर्ड स्पीच होती है यानी कि अपनी बात को ऊपर रखना, प्रेशर्ड स्पीच होती है। फास्ट ये होती है कि मैं फिर आया, फिर मैं चला गया, फिर मैंने ये किया, मतलब समझ ही नहीं आ रही आपको बोल क्या रहा है। स्लो स्पीच ये है कि हाँ अच्छा, ये लेथार्जिक टाइप। ठीक है, नॉर्मल ये है कि एक दो जुमले मैं बोल रही हूँ, फिर ये बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है। तो आपने पेशेंट की रेट ऑफ स्पीच पे भी ध्यान देना है। उससे ये पता चल जाता है जैसे डिप्रेशन के पेशेंट या सैड बहुत ज़्यादा होते हैं वो फिर हाँ, उससे भी पता चल जाता है, लेकिन बाज़ का पेशेंट एक्टिंग भी करता है, ये मत भूलना कभी भी। आपके सामने वाला एक्टिंग भी कर रहा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बड़े बड़े नफ्सियाती मसले हैं जिनमें आपको थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगा। तो हाँ, ये हो सकता है कि एक दो सेशन बाद आपको चीज़ें काउंटर करनी पड़े, असेस करनी पड़े, या फिर पेशेंट जब अपने इनफॉर्मल के साथ आता है या फिर वो अपने आता है अपने घर वालों के साथ, तो वो उस टाइम बात सही से खुल के नहीं करता। वो चाहता है कि ये बाहर जाएं, जैसे जैसे ही पेशेंट के घर वाले बाहर जाते हैं वो और तरह से बात करेगा। तो इसलिए आपने उसको थोड़ा टाइम देना है, आपने खुद कंफर्टेबल करना है। अगर वो स्लो स्पीच कर रहा है या बात सही से नहीं कर रहा तो आप उसको भेजें घर वालों को ताकि वो अपनी बात डिटेल से करें। वॉल्यूम, वॉल्यूम आप उसकी टोन कैसी है, बहुत लाउडली, ठीक है, सॉफ्टली, मोनोटोन, वीक और स्ट्रॉन्ग। इसका साफ सा मतलब ये कि अगर पेशेंट चिक चिक के बात कर रहा है तो असेसमेंट हमारी और होगी। ठीक है, अगर सॉफ्ट तरीके से बात कर रहा है, आराम से बात कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने मसाइल को हल करने की कोशिश भी कर रहा है, चाहता है वो। ठीक है, इसी तरह अगर उसकी स्पीच बहुत वीक है, उसका वॉल्यूम ही बहुत वीक है, मतलब इतना आहिस्ता बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा, तो ज़्यादातर वो डिप्रेस पेशेंट्स होते हैं। ठीक, वीक वीक होती है उनकी सॉफ्ट भी नहीं होती, वीक होती है। और फ्लुएंसी, रिदम, स्लर्ड, क्लियर with appropriately placed inflection, hesitant with good articulation, aphasis, loss of ability to understand or impress speech। अफेजिक वो होता है कि यही नहीं समझ में आ रही कि इसकी स्पीच का मतलब क्या है। ये ज़्यादातर बाइपोलर्स में होता है जो जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जंप कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो बात अभी ये कर रहे थे। मैनिक होते हैं, बाइपोलर वही होते हैं जो जिनको मैनिया होता है, मैनिया और किसी को नहीं होता, बाइपोलर में ही होता है। ठीक, तो उनकी समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं। इसी तरह हेजिडेंट, जो कि हिचकिचा के बात कर रहे हैं, उनको शर्म आ रही है अपनी बात करते हुए, या फिर उनको लग रहा है कि मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो शायद मैं पता नहीं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ठीक, इसी तरह स्लर्ड स्पीच। अच्छा, कुछ बच्चों में, बड़ों में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादातर बच्चे होते हैं और उनकी स्टटरिंग होती है, यानी मतलब रुक रुक के मैं आपको बताती हूँ कि हुआ ये था। तो स्टटरिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर आपने असेसमेंट ये करनी है कि पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में है तो उसकी स्टटरिंग आ रही है, यानी कि उसका जो फ्लुएंसी है वो क्यों ख़राब हुई है। और इसी तरह उसकी स्टटरिंग हो सकता है कि बचपन से उसकी स्पीच थेरेपी नहीं हुई, या उसकी ज़ुबान वीक है, उसके मसल्स में कोई इशू है,
ठीक है, या फिर उसको एंजाइटी है, किसी किस्म का स्ट्रेस है, तो आपने वो ये चीज़ें देखनी है। तो ये इस हिस्ट्री टेकिंग के आगे भी नोट्स तो बहुत सारे बिहेवियर मेथड जो आप बता रहे थे टू कंट्रोल, लेकिन ये चीज़ें जो है ये हमने एक तरह से पेशेंट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, हर जगह हम एक चीज़ अप्लाई नहीं करते। अच्छा, अब आप ऐसा करेंगी कि कोई आप केस स्टडी तलाश करके आएंगी, ठीक है, और केस स्टडी की जो बायोडाटा है, कोई हिस्ट्री है, मिसाल के तौर पे कोई एक वुमेन की हिस्ट्री है, ठीक है, आपको इंटरनेट से सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएंगी, तो आप उसकी हिस्ट्री जहाँ तक हमने पढ़ी है वहाँ तक आप लिख के लेके आओगे।